केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास से आप क्या समझते हो और ये कितने टाइप्स का होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, फिर हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फिर वही बात है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट, और आखिर में क्या होगा हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। आप यहां पर बैठ जाओ विवेक। तो मॉलिक्यूलर मास की भाई सबसे सिंपल डेफिनेशन ही होती है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सिंपल, बिल्कुल, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, तो CH4 के अगर मैं इन चारों एटम्स का मास जोड़ देता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब इस एक मॉलिक्यूल के मास को मैं चाहे AMU में दिखाऊं, किसमें, AMU में। जैसे अगर आप कहोगे ना तो 12 और 4 16 AMU के पास क्या आएगा, इसका मास आएगा भाई। चाहे इसका मास मैं AMU में लिखूं, चाहे इसका मास मैं ग्राम में लिखूं, आपको पता है कि मास की जो यूनिट है AMU, एक AMU को आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हो किससे बताओ, ग्राम से या किलोग्राम से, इजंट इट। तो इसको मैं इजीली दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन इस बात से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ये मॉलिक्यूलर मास है कि नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट यूज्ड क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। आगे आपको ये ठीक है। अब एक बताओ हमारे पास क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं भाई, कोई आपको ये बोल दे कि मॉलिक्यूलर, मैं एग्जांपल इसको बताता हूं भाई, ठीक है। जैसे ये तो हमारे पास था ही था कि एक कार्बन का मास कितना होता है 12 AMU, और 4 जो हाइड्रोजन उनका मास क्या होता है हमारे पास AMU में कितना होता है बताओ, 4 AMU होगा तकरीबन। हालांकि 12 AMU तो उसका होता है, इसका कितना होता है, इसका तो होता है 12 AMU। इसका कितना था हमारे पास 1.008 AMU था ना ये। तो आप इनको जोड़ियो तो इसके मास को तो 1 गुना में 12 प्लस 4 इंटू 1.008 क्या है 4.00। अरे उसको आप उसको 8 चौक 32, 4.032 आगे ना आपको ये। तो 12 में जोड़ दिया तो ये क्या जाए हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना ये। इसे बताओ हम क्या बोलेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब इसको मैं किसी में कन्वर्ट करूं, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल का मास आपने ये देख लिया कि कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा होता है, क्या जो कार्बन 12 का जो कार्बन का एटम होता है ना, उसका जो 12वां हिस्सा होता है क्या बोलते हैं उसको, 1 AMU। क्या बोलते हैं इसको, 1 AMU बोलते हैं ना। तो इसके रिलेटिव में कितना भारी हो मॉलिक्यूल, तो उसे क्या बोलेंगे, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। उसे क्या बोलते हैं, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब सिंपल बात यह है, कार्बन का जो एटम होता है उसके 12वें टुकड़े के मुकाबले हमारा मॉलिक्यूल कितने गुना ज्यादा मास रखता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने भी ये निकाला था ना, जो ये मैंने भाई कार्बन का एक का मास मैंने जोड़ दिया था 12 AMU और 4 हाइड्रोजन के मासेस को मैंने जोड़ दिया था, तो वो वास्तव में आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही आया था। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे, AMU में। समझे बात की भाई, इसके मुकाबले कितना ये हैवी है, इजंट इट। ठीक, इसको बोलेंगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को आमतौर पे आप भाई यूनिट लेस ही बोल सकते हो। समझे बात की भाई, उसके मुकाबले कितना भारी है बस ये, ठीक है। फिर क्या आपके पास दो भाई, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। चलो एक एग्जांपल इसका और लिखता हूं भाई, ठीक है। तो आप इसका बताओ मुझे, तो आप मुझे भाई इसका बताओ।
फॉर एग्जाम्पल H2SO4 किसका भाई, H2SO4 का कोई आपसे पूछ ले, बताओ H2SO4 का कितना मास होएगा। और फिलहाल मैं आपको बताऊं भाई, आपको नहीं है बिल्कुल, मतलब अप्रोक्सीमेट मास में यहां पर इस्तेमाल करूंगा। तो एक H का मास होता कितना, वैसे 1.008 होता है, लेकिन मैं क्या मान लेता हूं एक, सिंपलिसिटी के लिए। तो एक, तो दो क्या हो गया, 2 AMU, और एक सल्फर कितना होता है मेरे पास 32 होता है, प्लस एक ओगा कितना होता है 16, तो 16 चौके 64, 64 और 2 66, बोलो भाई, और 66 और 32 98, तो हम क्या बोलेंगे 98 AMU क्या है इसका, बताओ मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास ये आगे आपको ये, तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फिर हमारे पास क्या होते हैं एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। तो भाई मॉलिक्यूलर मास तो आप इजीली निकाल लोगे, सिंपल जितने एटम है ना उन सभी को जोड़ दो, उसके अंदर उन सभी के मासेस जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास। फिर हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। वो क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का जो मास है ना उसको आप किस में रिप्रेजेंट कर दो, किसमें बेटा, ग्राम्स में, किसमें, ग्राम्स में। फॉर एग्जांपल अगर 16.032 ये किसका मास है CH4 के एक मॉलिक्यूल का, लेकिन ये किसमें है AMU में होता है ना, नहीं होता क्या। अब मुझे पता है एक AMU जो यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके, ये ग्राम्स में कितना होती है बताओ, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होती है, नहीं होता क्या। तो हम क्या बोलेंगे, तो AMU को आप किससे रिप्लेस कर दो 1.6 10 की पावर माइनस 24 ग्राम से, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1.6 10 की पावर माइनस 24, तो वो नंबर मेरे पास क्या जाएगा बताओ, ग्राम क्यों आ जाएगा भाई, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। ग्राम क्यों बोल रहे हो, एक मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास। मैंने यहां पर जस्ट मॉलिक्यूलर मास को मैंने किसमें एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में। आमतौर पे ये डेफिनेशन लिखी होती है, आप आगे पढ़ोगे गलत होती है डेफिनेशन, एक आगे एक टर्म आएगी है जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा मोल कॉन्सेप्ट, तो वहां पर एक टर्म होती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वहां पर बुक्स में लिखा होता है मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जो कि बिल्कुल गलत होती है। मैंने एक मॉलिक्यूल का मास AMU में लिखा हुआ था, मैंने इसे किसमें एक्सप्रेस कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया, ग्राम्स में। अभी भी ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ही है, पता आपको पहले पड़ेगी। अगर मैं इसको 1000 से और भाग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब केजी में आ गया, लेकिन अभी भी क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास ही है अभी, लेकिन क्या है ये एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। ये वो स्केल हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम है, ग्राम है। इवन अगर मैं इसको क्विंटल में कन्वर्ट कर दूं, किसमें, क्विंटल में कन्वर्ट कर दूं या टन में कन्वर्ट कर दूं, तब भी क्या रहेगा, ये मॉलिक्यूलर मास ही रहेगा। लेकिन यहां पर AMU के बजाय आप यहां पर ये ना देख के कि कार्बन 12 के 12वें टुकड़े से हमारा मॉलिक्यूल कितने गुना भारी है, वो तो क्या था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यहां पर हम क्या चेक करते हैं, उस मॉलिक्यूल का हम एक्चुअल में क्या चेक करते हैं कि कितना मास है, किलोग्राम में, ग्राम में, टन में, धड़ी में, क्विंटल में। बात आपको पहले पड़ी, इसे हम क्या बोलेंगे, उसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एटम्स के अगर आपने क्या जोड़ दिया, तो या इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो क्या करो अपने मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल के AMU में सारे को किसमें कन्वर्ट कर लो, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, ठीक है। या फिर एक काम करो, जो इसके अंदर एटम्स नहीं है CH4 में, यहां पर कितने एटम, 5 एटम है, तो एक एक एटम का मास ग्राम्स में जोड़ लो, इस एटम का भी क्या जोड़ लो, यानी इस एटम के एब्सोल्यूट मास में। एब्सोल्यूट मास क्या होता है, जो ग्राम्स में, किलोग्राम्स में दे रखा हो, है ना। तो इस एटम के एब्सोल्यूट मास में जोड़ दो हाइड्रोजन के एक एटम का एब्सोल्यूट मास का 4 गुना, तब भी आपके आंसर आ जाएगा। तो इंडिविजुअल एटम्स के एब्सोल्यूट मास जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट मास, ठीक है, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। या क्या करो, मॉलिक्यूल के रिलेटिव मास को, जो कि AMU में होता है, उसे किसमें कन्वर्ट कर लो, किलोग्राम में या ग्राम में या टन में, तो भी क्या हो जाएगा हमारा। अभी सिंपल सी बात है, ये 16.032 क्या AMU है, ये तो मेरे पास क्या एक तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास है, नहीं है क्या। और इसको मैं अगर मैं ग्राम में, किलोग्राम में, टन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। आ गया आपको ये, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या
एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि यहां पर आपने एटम्स के, अगर आपने यहां भी आपने वही टेक्निक अपनानी है कि आपने मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो ना, उसमें एटम्स के एटॉमिक मास नहीं, एटम्स के एवरेज मास जोड़ दो। क्या? अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, किसका? HCl का मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल कौन सा है? H1 बोलो भाई, और Cl35, H1 और Cl, तो मुझे पता है इसका मास कितना होता है 1.008 और इसका मास कितना होता है 34.99 समथिंग होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो क्या आएगा मेरे पास HCl का? नहीं, मेरे पास क्या आएगा? HCl क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा रिलेटिव, किसमें आएगा? क्योंकि AMU में जोड़े हैं तो आंसर भी किसमें आएगा? AMU में। तो क्या कहलाएगा वो? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, इजंट इट? लेकिन अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो क्लोरीन होता है इसके दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। मैंने कल पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो इसका मास कितना होता है 35 के आसपास, 34.9 समथिंग होता है। इसका मास क्या होता है 37 के आसपास, 36.99 समथिंग होता है इसका मास। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसके मास को तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 से, क्योंकि नेचर में अगर 4 एटम आपको मिलते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया था भाई, अगर नेचर में हमको 4 एटम मिलते हैं क्लोरीन के, तो 3 एटम किसके होते हैं 35 वाले, और 1 एटम किसका होता है 37 वाला। तो 37 का, तो क्लोरीन का एवरेज मास क्या होगा? एवरेज मास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता था बताइए? एवरेज एटॉमिक मास हम क्या बोलते थे भाई? 35 इंटू 3, क्योंकि ये 3 हिस्से मिलते हैं और 37 का मिलता है 1 हिस्सा, इंटू 1 बटे में क्या हो गया 4। इन दोनों का सम जोड़ दो, 3 हिस्से और 4 हिस्से। अरे भाई 4 एटम में से 3 एटम 35 के हैं, 1 एटम 37 का है, तो 37 गुणा 1 35 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पर जो आपके पास आंसर आएगा 35.5। ध्यान रखियो भाई, ये वास्तव में 35 नहीं होता, ये 34.99 समथिंग होता है और ये 36.98 समथिंग होता, जो भी है। लेकिन मैं सिंपल के लिए इनको 35 और 37 ही बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो इनको जोड़ के 4 से भाग किया, क्या है 35.5। तो 35.5 का कोई एटम नहीं होता, लेकिन ये क्या हमारा क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। तो हमारे पास जो, मान लिया हमारे पास तो HCl है, तो यहां पर मैं क्लोरीन का मैं क्या इस्तेमाल करूं? तो क्लोरीन एटम का तो एवरेज जो क्लोरीन एटम होएगा उसे मैं क्या मानूंगा? 37 और 35 के एटम का एवरेज। लेकिन क्योंकि 35 के एटम 3 है और 37 का एटम क्या है 1 है, तो इसका एवरेज मास क्या माना जाएगा 35.5। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो क्या होते हैं आइसोटोप, जो क्या होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप, समझे बात? उन सभी आइसोटोप्स की जो मास है अलग, हाइड्रोजन के मान लिया मेरे पास क्या है 3 आइसोटोप है, कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो मैंने क्या करना बताओ, मैंने इसके मास को मल्टीप्लाई, मान लिया इनकी जो अबंडेंस है, क्या इनकी अबंडेंस मतलब कितने परसेंट मिलते हैं ये, समझे बात? जैसे यहां पर 3 एटम इसके मिलते हैं, 1 एटम इसका मिलता है, समझो? तो क्या हम क्या बोलेंगे? तो अबंडेंस होती है 3:1। तो इसके मास को 3 से मल्टीप्लाई, इसके मास को जोड़ के 4 से भाग कर दिया ना। तो सिमिलरली क्या करना है, इनकी जो क्या हो अबंडेंस हो, इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस के सम से तो भाग कर दियो। किसको? इसके मास को इसके अबंडेंस से, इसके मास को इसके अबंडेंस से, इसके मास को डिवाइडेड बाई सभी के अबंडेंस का सम। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? हाइड्रोजन का मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा? तुम दोनों जोड़ दो तो वो क्या होगा हमारे पास? इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया था ना एटॉमिक मासेस क्या होते हैं एवरेज। तो आप जब मॉलिक्यूल का मास निकालते हो तो उसमें एटम, उसमें प्रेजेंट सभी एटम्स का आप मास से जोड़ते होगे ना। तो आपने करना क्या, सिंपली उनके एटम्स के आपने एवरेज मासेस जोड़ने हैं। तो मॉलिक्यूल का भी क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इनको भी ध्यान रखिए, बहुत डिफरेंट है ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी ज्यादातर बुक्स में क्या दिए होते हैं? गलत दिए होते हैं। ठीक है बात? ठीक है, ओके।
नहीं आपको ये? ओके ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।